कैरियोकाइनेसिस के मराहल हम पढ़ रहे थे। पहला मरला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा टीलोफेज। नंबरिंग भी कर लेते हैं, 1 2 3 4। कैरियोकाइनेसिस के कितने मराहल हो गए? 4। पहले इन मराहल के स्टेप्स देख लेते हैं, बाद में इनको डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेज जो पहला पहला मरला है, इसमें क्रोमाटिन जो है वो कंडेंस होता है और क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। यानी ये जो क्रोमाटिन हमने पढ़ा था, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमाटिन होता है, वो कंडेंस हो जाएगा और क्रोमोसोम की शक्ल में दिखाई देने लगेगा। ये पहला इसके अंदर तब्दीली होगी प्रोफेज के अंदर। दूसरी सेल के अंदर क्या तब्दीली हो रही है? न्यूक्लियर इनवेलप टूट जाती है। जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द झिल्ली होती है, जिसे हम न्यूक्लियर इनवेलप कहते हैं, वो टूट जाती है और तीसरे मरहले पे स्पिंडल फाइबर्स बनने लग जाते हैं। स्पिंडल फाइबर सेंट्रियोल से बनते हैं और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स हमने पढ़ा था सेंट्रियोल्स। सेल डिवीजन में जब सेंट्रियोल का टॉपिक पढ़ा था तो उसको एक बार अगर आप रिवाइज करें, जहन नशीन करें, रिकॉल करें, तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रियोल होते हैं जानवर के सेल में सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। स्पिंडल फाइबर को बनाते हैं जो कि क्रोमोसोम को तकसीम कराते हैं। ये तो हो गया पहला मरहला प्रोफेज। नेक्स्ट मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है? ये जो क्रोमोसोम बन चुके थे ये लाइन अप हो जाते हैं। जैसे स्कूल में क्लास वाइज आप असेंबली के अंदर लाइन अप हो जाते हैं, एक सीधी लाइन बना लेते हैं, इसी तरह मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम लाइन अप हो जाते हैं इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर का तो इस तरह ऐसे सीधी लाइन होती है सेल के अंदर, इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाते हैं, तरतीब पा जाते हैं और वो जो तरतीब बनाते हैं उसे हम कहते हैं मेटाफेज प्लेट। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर जो है वो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं। क्रोमोसोम के साथ कहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं? क्रोमोसोम का हमने पढ़ा था, यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वो दर हकीकत क्योंकि डुप्लीकेट होके आ चुके होते हैं, तो इनके दो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। ये जो स्पिंडल फाइबर है वो दर हकीकत कैनिटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होंगे? कैनिटोकोर के साथ। ये है कैनिटोकोर, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं। अटैच क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने तकसीम कराना होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स को। जब ये दोनों फेंकेंगे अपनी अपनी तरफ, सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तीसरा फेज एनाफेज इसे बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। इस फेज के अंदर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स की बात नहीं कर रहा, अलहदा हो गए, जो अलहदा हो चुके थे क्रोमेटिड्स वो अपोजिट पोल की तरफ हो जाते हैं सेल इनॉर्गेट्स, क्योंकि ये जो है इस तरह से एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं या यूं ऊपर नीचे पुल करेंगे तो इससे सेल क्या होगा? इनॉर्गेट हो जाएगा। इनॉर्गेट का मतलब होता है लंबाई के रुख बढ़ जाना। लास्ट फेज है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे रीच हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। उसके बाद रिवर्स ऑफ प्रोफेज, बाकी जो इसके स्टेप है वो इस प्रोफेज के रिवर्स होते हैं। क्या? ये क्रोमोसोम फैल जाएगा, पहले तो शुक्ला था, फैल कर क्रोमेटिन की शक्ल में आ जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा से बन जाएगी, स्पिंडल फाइबर खत्म हो जाएंगे और जो सेंट्रोसोम बने थे वो वापस सेंट्रियोल की शक्ल में आ जाएंगे। अब डायग्राम के जरिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश समझते हैं कि एक सेल के अंदर क्या कुछ तब्दीलियां हो रही होती हैं मराहल के अंदर। एक नजर हम डायग्राम के ऊपर डालते हैं, इनकी डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं और डायग्राम के जरिए इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पहला फेज है प्रोफेज। पढ़ हम रहे हैं कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस की तकसीम। तो पहले पहले हम एक सेल ड्रा कर लेते हैं। ये सेल, ये उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रोफेज के अंदर बिल्कुल कंडेंस हो चुके थे और क्रोमोसोम किस शक्ल में थे? सिस्टर क्रोमेटिड्स की शक्ल, इस तरह से। जी, ये पहला पहला मरहला के क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होकर बिल्कुल विजिबल हो चुके हैं।
दूसरा इसका पॉइंट क्या था कि न्यूक्लियर इन्वेलप्स ब्रेक, दो न्यूक्लियर इन्वेलप क्रैक हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसी के प्रोसेस के हम दूसरे स्टेप में इसकी जो ये इन्वेलप है न्यूक्लियस की, इसको हम खत्म कर देते हैं, गैप कर देते हैं। उसके बाद क्या होना है, स्पिंडल फाइबर बनते हैं। तो स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है, सेंट्रोसोम। यहाँ पे हम दो सेंट्रोसोम बना लेते हैं। ये हम धागे दिखा रहे हैं, ये दर हकीकत क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, धागे, जिनको सेंट्रियोल ने बनाया था, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स वगैरह के। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा फिर क्या है, क्रोमोसोम लाइन अप एट इक्वेटर। क्रोमोसोम जो आमने सामने ये यूं सीधे इक्वेटर के ऊपर अरेंज हो जाएंगे। अब इनको अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब हमने सेल बनाना है, सेल के अंदर हमने न्यूक्लियस नहीं बनाना है, क्योंकि उसकी झिल्ली ही गायब हो चुकी है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो गायब हो चुकी है। तो ये किस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से। अच्छा, ये तो हो गया ना सिंगल क्रोमोसोम, क्योंकि हमने इनको सिस्टर क्रोमाटिड्स की शक्ल में ये डुप्लीकेट हो चुके थे, तो ये इस तरह से लाइन अप हो चुके हैं। अब ये देखें जनाब, ये इक्वेटर पे तरतीब पा चुके हैं। अच्छा, इक्वेटर पे तरतीब पाने के साथ साथ और क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोसोम। सेंट्रोमियर के साथ, सॉरी, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के साथ जुड़ते हैं क्या चीज, स्पिंडल फाइबर। ये जो सेंट्रोसोम है ये दर हकीकत इस पोल्स के ऊपर आ जाएंगे, अपोजिट पोल्स के ऊपर, आमने सामने। यहां से जो फाइबर्स हैं वो निकलते हैं और जुड़ते हैं एनीटोकोर के साथ, इस तरह से। जी, ये स्पिंडल फाइबर जो है कैनिटोकोर के साथ जुड़ चुके हैं। जुड़ने का फायदा क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, जब ये पुल करेंगे तो सेल लंबाई के रुख बढ़ेगा और ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात आपको बतानी है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये दर हकीकत दो तरह के होते हैं। कुछ को हम कहते हैं कैनिटोकोर फाइबर्स, कुछ को हम कहते हैं नॉन कैनिटोकोर फाइबर्स। कैनिटोकोर फाइबर्स तो वो होते हैं जो सेंट्रोमेयर के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमेयर को कैनिटोकोर भी बोलते हैं। और कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो कैनिटोकोर के साथ नहीं जुड़े होते। कैनिटोकोर के अलावा, क्रोमोसोम के अलावा सेंट्रोसोम टू सेंट्रोसोम जुड़े होते हैं। इनका फायदा क्या होता है, जब ये लंबाई के रुख बढ़ते हैं तब भी इसको इधर धक्का मिलता है और सेंट्रोसोम को उधर धक्का मिलेगा, इनके लंबाई के रुख बढ़ने से। और इनके लंबाई के रुख बढ़ने से और क्या फायदा होगा, इनके ऊपर जैसे टग ऑफ वार गेम होती है, तो ये अपनी तरफ खींचेगा धागा क्रोमोसोम को, वो अपनी तरफ खींचेगा। नतीजा क्या होगा, दरमियान से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे। तो ये हो गया इसका फायदा। अच्छा, पौधों का थोड़ा सा देख लेते हैं। पौधों में हमने पढ़ा था सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम नहीं होते, तो वहां पे क्या सीन होगा, वहां पे क्योंकि ये सेंट्रोसोम नहीं होते तो जस्ट स्पिंडल ही यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। ये स्पिंडल ही यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और इस तरह की शाखें बना के अटैच हो जाते हैं सेंट्रोस साइटोप्लाज्म के अंदर। और जो ज्यादातर काम होता है पौधों के अंदर वो नॉन कैनिटोकोर फाइबर का होता है। नॉन कैनिटोकोर फाइबर जितना लंबाई के रुख बढ़ेंगे सेल उतना फैलेगा और उतने ही स्पिंडल फाइबर को ज्यादा स्पेस मिलेगी क्रोमोसोम को खींचने के लिए। तो दूसरा मरहला हो गया। तीसरे मरहले में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सेपरेट सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स, क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। सेल इलांगेट, सेल लंबाई के रूप में बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। ये हमने पहला मरहला प्रोफेज वाला, ये हमने दूसरा मरहला मेटाफेज वाला देखा है। अब तीसरे मरहले को इधर देख लेते हैं। ये एक तो सेल को हमने बनाना है लंबाई के रुख बढ़ा हुआ, दूसरी चीज सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो चुके थे, ये अलग और ये वाला अलग।
अच्छा जी। और सेल जो है वो इलांगेट हो गया, आप उसको देखें इसको देखें, फर्क आपको नजर आ रहा है, ये बढ़ चुका है, इलांगेट हो गया है। तो ये कौन सा फेज है? ये तीसरा फेज एनाफेज। एनाफेज में क्या तब्दीलियां आ चुकी है? तो ये अलहदा हो चुके हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, सेल लंबाई के रुख बढ़ गया। एक और चीज आपको बताता चलूं, तो ये जो हमने पहले बनाए हुए थे सेंट्रोसोम, ये जो वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। पहले ये आमने सामने अपोजिट पोल्स की तरफ थे, जैसे वहां पे आपको प्रोफेज में ये एट द टॉप ऑफ द क्रोमोसोम या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऊपर दिखाई दे रहे थे, ये वैसे ही जाने की कोशिश करते हैं, मतलब ये मूव कर जाएंगे इधर से भी इधर, ये वाला भी ऊपर चला जाएगा। अब आते हैं लास्ट फेज की तरफ, टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज में क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स की तरफ पहुंच गए हैं, ये इधर पहुंच गया है, ये इधर पहुंच गया है। और उसके बाद क्या होता है कि क्रोमोसोम कंडेंस हो, रिकंडेंस हो जाएगा या डीकंडेंस हो जाएगा, सॉरी, ये जो है मतलब फैलेगा। पहले तो सुखड़ा था, अब फैल जाएगा। न्यूक्लियर इनवेलप जो पहले डिसअपियर हुई थी वो दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। यानी न्यूक्लियर इनवेलप जो है वो हर सेल की दोबारा बनना शुरू हो जाएगी। तो मैं पूरी पूरी बना रहा हूँ। ये न्यूक्लियर इनवेलप दोबारा बनना शुरू हो गई है और क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर गए हैं। सेंट्रोसोम जो है वो दोबारा सेंट्रियोल की शक्ल में आ गए हैं। तो इस तरह आप देखें कि न्यूक्लियस एक से दो में तकसीम हो चुका है। पहले पहले हमने यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस बनाया था, ये अकेला न्यूक्लियस था, इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स थे। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो चुके हैं, दो न्यूक्लियस अलहदा अलहदा बन चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है कैरियोकाइनेसिस तो हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट जो है वो होगी साइटोकाइनेसिस। ये कैरियोकाइनेसिस और इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी सेल की तकसीम। सेल की तकसीम आप लोगों ने याद रखनी है कि पौधे के सेल की साइटोकाइनेसिस और जानवर के सेल की साइटोकाइनेसिस एक दूसरे से काफी डिफरेंट होती है। यानी जो प्रोसेस जानवर के सेल में होता है साइटोकाइनेसिस के लिए, वो और तरीके से होता है, जो पौधे के सेल में होता है वो और तरीके से होता है। कैसे होता है उसको भी एक्सप्लेन करके डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ, शॉर्टकट करके लिख देता हूँ, साइटोकाइनेसिस किस तरह से होगी। कैरियोकाइनेसिस का तो ये हमने सारा प्रोसेस पढ़ लिया है। अब साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म से तकसीम होना होता है, तो साइटोप्लाज्म किस तरह से तकसीम होगा? ये हमारे पास एक सेल इलांगेट होके बन चुका था, ये एक न्यूक्लियस था, ये दूसरा न्यूक्लियस था। तो अब इसमें क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये यहाँ से पिंच डाउन होगी, सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पिंच हो जाएगी, जिसके नतीजे में यहाँ पे एक झुर्री फ्रो बनने लगेगी। ये इलांगेटेड सेल, ये एक न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, यहाँ पे और यहाँ पे एक झुर्री बनेगी, यहाँ पे एक झुर्री बनेगी। ठीक है, उर्दू में इसको झुर्री बोलते हैं, इंग्लिश में इसको फरो, FURROW। फरो, क्लीवेज फरो भी इसे कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कट लग रहा है, तो उस वजह से इसे क्लीवेज भी बोलते हैं। क्लीवेज कट लगने का मतलब होता है। और नेक्स्ट क्या होगा, ये प्रोसेस, और इससे नेक्स्ट ये जो क्लीवेज फरो है ये ऊपर की तरफ आती जाएगी और बिल आखिर ये एक दूसरे के साथ मिलेगी। जब एक दूसरे के साथ मिल जाएगी तो एक सेल अलहदा और दूसरा सेल अलहदा, जगह नहीं थी, थोड़ा सा छोटा बन गया, साइज में इडेंटिकल बनेंगे। वैसे मैं बना भी इडेंटिकल देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, थोड़ा सा साइज में छोटा कर देता। तो दो आइडेंटिकल सेल बन गए हैं। ये तो था इन एनिमल्स,
जानवरों के अंदर, जानवरों के अंदर साइटोकाइनेसिस का अमल जो होता है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये पिंच होती है, अंदर की तरफ दब जाती है, जैसे क्लीवेज फरो या झुर्री बन जाती है, और झुर्री ऐसा ऐसा बनती चली जाती है ऊपर नीचे, ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिर मिल जाती है। इससे क्या होता है, दोनों सेल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब चलते हैं प्लांट सेल की तरफ, कि प्लांट सेल में क्या प्रोसेस होता है। प्लांट सेल में सबसे बाहर की जो दीवार है वो क्या होती है, सेल वॉल। ये तो सेल मेम्ब्रेन थी, इसके बाहर की दीवार सेल वॉल, CELL, ये सेल वॉल। ठीक है, तो इसमें ये एक न्यूक्लियस बना था, ये दूसरा न्यूक्लियस बना था, और इसको मैं भी साइज थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बन गया है। जी, पौधे के सेल में ये बाहर की तरफ सेल वॉल के साथ यहाँ पे आते हैं गाल्गी वेसिकल छोटी छोटी थैलियां बनाता है, गाल्गी वेसिकल दरमियान में जमा होते रहते हैं, और ये इतने जमा हो जाएंगे कि दरमियान में एक पूरी लाइन बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये सेल अलहदा इस गाल्गी वेसिकल्स की वजह से, और ये सेल अलहदा। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा वही साइज वाला प्रॉब्लम हो गया, ये मैंने थोड़ा सा बड़े साइज का बना लिया है, तो क्योंकि हमने कहा था इसकी डेफिनेशन में, माइटोसिस की डेफिनेशन में, कि ये दोनों आइडेंटिकल साइज के होते हैं। तो कोशिश करते हैं कि शक्ल में भी आपने भी कोशिश करनी है कि डायग्राम में भी आपको आइडेंटिकल साइज के ही दिखाई दे, छोटे बड़े ना दिखाई दे। ठीक है, मैं व्हाइट बोर्ड पे बना रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, तो जल्दी से ये जो मार्कर स्लिप होने लग जाते हैं, इतना एक्यूरेट नहीं बन पाता। आप जब पेपर पे बनाते हैं तो आप लोगों ने कोशिश करनी है एक्यूरेट बने। अब इसमें तो ठीक क्लीवेज फरो झुर्री पिंच होता था, अंदर की तरफ लगता था, झुर्री बनती थी। अब यहाँ पे गाल्गी वेसिकल्स इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक लाइन बनाई है, इस लाइन का क्या नाम होता है, इसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। यानी पौधे के सेल के अंदर सेल डिवीजन का जो अमल, साइटोकाइनेसिस का जो अमल है वो फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए होता है। फ्रैगमोप्लास्ट गाल्गी वेसिकल्स के जरिए बनती है, दरमियान से बनती है, ऐसे ऐसा आउटवर्ड जाती है, बाहर की जानिब, सेल वॉल की जानिब, और फैलती चली जाती है। जब सेल वॉल के साथ जुड़ती है तो मिला के सेल को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस। इससे नेक्स्ट हम माइटोसिस की अहमियत पढ़ेंगे कि माइटोसिस हमारे लिए क्यों अहम होती है।